चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं ऑपरेशन टी पार्ट 2 पर। और हम लगातार इसकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और उस राज का पर्दाफाश कर रहे हैं जिसे जानने के बाद किसी का भी माथा ठनक सकता है, क्योंकि डिग्री के कारोबार को अनजाने में ही सही, लेकिन सरकार के एक फैसले ने चार चांद लगा दिया है। ऑपरेशन डी से सरकार हलकान है, प्रशासन परेशान है और छात्र हैरान है। ईटीवी का ऑपरेशन डी में कल आपने जो सनसनीखेज खुलासे देखे वो तो बस गड़बड़ झाले की शुरुआत भर थी। इस गड़बड़ झाले का असर किन पर हो रहा है, कौन इस गड़बड़ झाले का शिकार हो रहा है, इस गड़बड़ झाले से किसका हक मारा जा रहा है और कौन इस गड़बड़ झाले में जाने अनजाने में इस रैकेट को फलने फूलने में मदद कर रहा है। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको ऑपरेशन डी पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसे देखने के बाद यकीनन आपकी मेहनत से डिग्री हासिल करने वाले और नौकरी चाहत में दिन रात तैयारी करने वाले बिहार के अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस करेंगे। कल ऑपरेशन डी देखने के बाद आपके जहन में कुछ सवाल जरूर उठे होंगे। मसलन, अगर कोई पैसे से डिग्री खरीद ले तो क्या उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है? अगर कोई जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा खरीद ले तो क्या वो सरकारी अभियंता बन सकता है? क्या वो नाकाबिल डिप्लोमा होल्डर नियुक्ति परीक्षा पास कर पाएगा? क्या वो नाकाबिल डिप्लोमा होल्डर इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे ईटीवी का ऑपरेशन टी पार्ट 2 में। इस बड़े खुलासे का अगला हिस्सा देखने से पहले हम आपको इतना जरूर बता दें कि अभी जिन सवालों की फेहिरिस्त आपने देखी उसका जवाब हाँ में है। जी हाँ, डिग्री खरीदने वाले अभ्यर्थी सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से पा सकते हैं और मेहनत से डिग्री हासिल करने वाला हाथ मैल कर रह जाएगा। डिग्री की मंडी में हर तरह की डिग्री और डिप्लोमा बिकाऊ है, तो ऐसे में चलिए सिर्फ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात कर लेते हैं। हमें यकीन है जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप सन्न रह जाएंगे। बिहार में करीब 32 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। हर कॉलेज में 5 ब्रांच और हर ब्रांच में करीब 60 सीटें हैं। इस लिहाज से हर साल बिहार में 9600 जूनियर इंजीनियर तैयार होते हैं। ठीक इसी तरह से बिहार में प्राइवेट कॉलेज की संख्या करीब 32 है। यहां भी हर साल 10,000 के करीब जूनियर इंजीनियर्स तैयार होते हैं। यानी हर साल सिर्फ बिहार में करीब 20,000 जूनियर इंजीनियर तैयार होते हैं। लेकिन साल 2007 के बाद से बिहार में अभी तक नियमित सेवा में इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं हुई। अभी भी सूबे में जूनियर इंजीनियर के करीब 7,000 पद खाली हैं। इन आंकड़ों को आप थोड़ी देर के लिए अपनी जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे हम जो खुलासे करने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध इन्हीं आंकड़ों से है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बिहार सरकार जाने अनजाने में डिग्री की दुकान चलाने वालों की मदद कर रही है, उनके रैकेट को फलने फूलने में मदद कर रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे डिग्री की मंडी में डिग्रियों की डिमांड बढ़ गई है और कैसे डिग्री खरीदने वालों के अच्छे दिन आ गए। दरअसल साल 2011 में बिहार सरकार ने जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली। इन सरकारी कागजातों में आप साफ देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का चयन
लिखित परीक्षा के आधार पर होना था। लेकिन इसी परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां पाए जाने पर बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने एक केस दर्ज किया। लिहाजा रिजल्ट कानूनी शिकंजे में उलझकर जारी नहीं हो पाया। अब जरा दूसरे सरकारी कागजात पर भी नजर डाल लीजिए। साल 2015 में सरकार ने अधिसूचना जारी की कि जूनियर इंजीनियरिंग की नियुक्ति के लिए अब लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उम्मीदवारों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी। इसके साथ ही इंटरव्यू लिया जाएगा और दोनों के मार्क मिलाकर जो मेरिट तैयार होगी उस पर नियुक्ति होगी। इसमें उम्मीदवारों के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% मार्क रखा गया, यानी जितने ज्यादा नंबर नौकरी मिलने के उतने ही ज्यादा उम्मीद। यही नहीं, इस अधिसूचना के जरिए सरकार ने बिहार के कॉलेजों के साथ बाहर के राज्यों की डीम्ड यूनिवर्सिटियों के उम्मीदवारों को भी आवेदन देने का न्योता दे दिया। ये सनसनीखेज खुलासा जानकर आपको जितनी हैरानी हो रही है, उससे भी कहीं ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि सरकार ने ये जानते हुए भी कि डिग्री खरीदने वाले इस नियुक्ति में बाजी मार ले जाएंगे, फिर भी सरकार ने ये फैसला लिया। और 2017 में नियुक्ति प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए अधिसूचना जारी की। ऑपरेशन डी पार्ट 2 जारी है। बने रहिए ईटीवी के साथ। चलिए, रिपोर्ट देखने के बाद अब यह लगता है कि आरोप बहुत हो गए, अब इस पर हल निकलना चाहिए। और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी नेता प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आरोपों से हटकर आप जरा बात कीजिए कि ये मामला कोई नया नहीं है। 2007 से ही सब कुछ बंद है और 7 से लेकर अभी तक हम नीचे बैठकर यही आंकड़े सोच रहे थे कि वैसे डिग्रियों की संख्या, वैसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हो गई होगी। हिसाब किताब जरा हमने जोड़ा तो 13-14 साल का फर्क आता है और लगातार कोशिशें यही थी कि इसके अंदर प्रवेश किया जाए। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत ही थी, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि इसे रोक दिया गया। अब जाकर एक बार फिर जब इसकी शुरुआत हुई है तो अधिसूचना सामने है। अधिसूचना से पहले एक गुप्त लेटर सामने है और उस लेटर के बाद आगाह करने के बाद भी अभी तक सुबह 8 बजे से लेकर अभी हम बैठे हुए हैं, 11:08 हो गए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अभी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है जहां हम कुछ बात कर सकें, विचार कर सकें। तिवारी जी बोलिए। हम पूरी बात आपकी नहीं सुन सके, यहाँ तकनीकी खराबी के कारण। ठीक है, तकनीकी खामियां थी। इस बात को हम जरा संक्षेप में रिपीट करते हैं। बस बात यही है कि आरोपों से उठकर और इन चीजों को जरा दरकिनार कर उन आंकड़ों पर भी जरा गौर फरमाया जाए। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुबह जब जीतन राम मांझी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि किसकी सरकार से शुरू हुई, इस रूट को भी पहचानना जरूरी है, क्योंकि जड़ में ही मट्ठा डाला जाए तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, 2007 में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2015 में अधिसूचना, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया और तब तक जो अभ्यर्थी थे कितने तो बूढ़े हो गए होंगे, उनकी उम्र निकल गई होगी और अब जाकर जो बचे हैं उनके लिए एक खुला ऑफर है। उसमें से ज़्यादातर वो हैं जिनके पास नंबर हैं, पैसे हैं, और जो एक्चुअल और जो जेन्युइन विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो तो खड़े के खड़े रह जाएंगे। सोचने पर आमादा है विपक्ष इस बारे में। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो आपने कल से दिखा रहा है, ईटीवी जो आपने दिखाया है, इस ऑपरेशन ने पूरी तरह से सरकार को आईना दिखाया है। और जो विपक्ष के नाते हमारे विपक्ष के नेता राष्ट्रीय जनता दल सवाल खड़े करते रही है, सवेरे से ट्राई कर रहे हैं, मोहर लगाती है। ये सुबह से ट्राई कर रहे हैं कि तेजस्वी जी से हमारी बातचीत हो जाए, नंबर नहीं लग रहा है। अब इसके पीछे क्या है ये तो हम बाद में कुछ खुलासा करेंगे, लेकिन अभी तो आपसे बात हो रही है। उन्होंने कल भी इस बात को लेकर के वो यात्रा पर निकले हुए हैं। हाँ। उन्होंने कल भी जब ऑपरेशन ये फर्जी डिग्री का मामला आया था तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, वो आपके चैनलों पर भी चला था। बिल्कुल। तो ये मामले गंभीर है और इस मामले को किसी भी स्तर पर
सरकार को हम लोग कोताही नहीं बरतने देंगे। सिस्टम को ठीक किया जाए। शिक्षा के गुणवत्ता पर जो सवाल खड़े होते हैं, शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है, अब सिर्फ दोषारोपण से सरकार में सबसे बड़ी खामियां ये है। ये सरकार को अगर कोई आईना दिखाता है तो वो सरकार उस पर गंभीरता से उसका समस्या का समाधान करने के बजाय, उसका निराकरण करने के बजाय वो विपक्ष पर आरोप मढ़ देती है। हर चीज को लेकर के विपक्ष पर आरोप मढ़ देती है। तो विपक्ष तो सकारात्मक, हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, सकारात्मक राजनीति 2007 के बाद से बिहार में अभी तक नियमित सेवा में इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं हुई। दोषी कौन है? 2007 से नियमित सेवा में इंजीनियर्स की नियुक्ति नहीं हुई, दोषी कौन है? भाई अब 12-13 वर्षों से कौन है सरकार के मुखिया, कौन रहे कप्तान, किसके साथ सरकार चल रही है? हम लोग तो 15-16 महीने के लिए आए। 15-16 महीने में जो प्रयास किए हमारे नेता, हमारी पार्टी ने। इस बात की जानकारी थी आपको? कहीं से कोई सूचना मिली थी? नहीं, देखिए पहली बात की शिक्षा विभाग हमारे पास नहीं था। जो शिक्षा विभाग जिनके पास था वो बेहतर इसकी जानकारी देंगे, दे चुके हैं। अशोक चौधरी जी ने कहा है कि हमने बेहतर करने की कोशिश की, सिस्टम में कैसे काम होता है ये भी उन्होंने बताया। इसीलिए हमने कहा कि बेहतरी के लिए प्रयास शुरू किए गए। तेजस्वी यादव जी ने इसमें बढ़ चढ़ के अहम भूमिका निभाई। इसी घबराहट में तेजस्वी यादव जी जब अच्छे काम करने लगे और जब बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास उन्होंने शुरू किया, तो आपने देखा कि किस तरह से कत्ल हो गया जनादेश का और सत्ता से हम लोगों को बाहर कर दिया गया। तो हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम इतना बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार शिक्षा में सुधार के लिए अच्छे निर्णय लेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से उनके साथ सहयोग करेगा। लेकिन अगर इस व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से चौपट किया जा रहा है, दिन ब दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है। जानकारी आपको अशोक चौधरी से जब बात हमारी हो रही थी, शायद आपने देखा होगा, उस समय अशोक चौधरी ने किसी सॉफ्टवेयर की बात कही थी कि उस सॉफ्टवेयर के जरिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसके जरिए जो डिग्रियां हैं उसमें एनरोलमेंट नंबर और ये सब चीजें डालने से, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से उसकी जो सत्यता है, प्रामाणिकता है, उस पर मुहर लग जाती। इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आरजेडी को पता है? देखिए, सॉफ्टवेयर के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जो सरकार में होंगे लोग उनको पता हो सकता है। लेकिन जो हमारा महागठबंधन का सरकार था, अपार जन समर्थन जनता ने दिया था, अच्छे तरीके से काम हो रहा था बिहार में। और जब तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया तो घबरा करके तेजस्वी यादव जी की बढ़ते लोकप्रियता और बढ़ते कार्यशैली पर आप घूमती पलटी हुआ। नहीं, आप घूम करके तेजस्वी यादव के कामों की सराहना पे चले आते हैं। हमें ये बताइए ना, हमें उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। सराहना ठीक है, आप हमको बताइए, आप कह रहे हैं। ठीक है, आप पटना में आप कहां रहते हैं ये बताइए हमको। हम राजेंद्र नगर में। आप राजेंद्र नगर में रहते हैं। आप कल जो रिपोर्ट आपने हमने चलाई वो खाजपुरा से लेके राजेंद्र नगर नहीं, हनुमान नगर और तमाम वैसे इलाकों में आप जहां रहते हैं वहां पर शिक्षण संस्थान भी हैं और आवासीय परिसर भी है। हमें जरा ये बताइए कि आपकी भी कभी नजर नहीं पड़ी, आप तक भी ये खबर नहीं पहुंची कि इस तरह से कुछ चल रहा है भीतर खाने में, बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और खेल चल रहा हो? कभी आपने पता करने की, आपकी पार्टी के जो युवा चेहरे हैं उन्होंने पता करने की कोशिश की? देखिए, शिक्षा के सवाल पर जब तेजस्वी यादव जी सदन में नहीं बैठे तो तेजस्वी यादव जी ने घूम घूम करके बिहार में, आपको अपने चैनलों में देख लीजिए, उसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है। शिक्षा के सवाल पर हम लोगों ने केंद्र, एक बात समझ में नहीं आती, सब आपके हाथ में। ठीक है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, वो पहले भी रह चुके हैं। हमें यह बताइए कि आज वो विपक्ष के कद्दावर नेता के तौर पर बिहार की पृष्ठभूमि में दखल अंदाजी उनकी चलती है और यात्रा कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा और कई तरह के पुलिंदे वो खोल रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है। हमें जरा ये बताइए, सब कुछ पावर होने के बाद, डिप्टी सीएम का पावर होने के बाद भी आपको खबर नहीं लगती है किस सिस्टम में आप काम कर रहे थे? उस समय भी तो आप कह सकते थे कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है। विवेक जी, हाँ विवेक जी, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आप इस बात को सुनिए गंभीरता से कि जो सिस्टम में गलत था
उसी सिस्टम को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए, इसी का तो नतीजा हुआ कि रातों रात सत्ता अदली बदली हो गई। चलिए, अपने अपने तर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गौर करने वाली बात है कि हाथ में पावर हो और पूरा कुनबा आपके साथ हो, लेकिन बाद में ये आरोप भी मढ़ दिए जाए कि वो जो कुनबा है जिसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक दायरा मानते हैं, वहां से अब तक कोई खबर नहीं आती। जब तक खबर आती है उससे पहले मीडिया खबर कर देता है, खबरदार कर देता है। जब सच्चाई सामने आती है तो कार्रवाई की बात होती है, बैठक की बात होती है, होता कुछ नहीं है। रिपोर्ट हम इसलिए दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार की सराहना हम यहां पर करेंगे क्योंकि कल हमारी खबर दिखाए जाने के बाद छापेमारी शुरू हुई है, एक्शन शुरू हुए हैं और आज भी हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि अपील के जरिए जो नियमावली है, जो प्रक्रिया है एग्जामिनेशन की, उसमें कैसे सुधार हो, इसके लिए एक और बैठक हो जाए। टीवी का प्रयास बस इतना सा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं ऑपरेशन डी पार्ट 2। सोचिए जरा कि अगर सरकार को कोई इस बात के लिए आगाह कर दे कि अगर मेरिट पर जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति का फैसला वापस नहीं लिया गया तो डिग्री खरीदने वाले नाकाबिल जूनियर इंजीनियर बनकर सरकार के अभियंता बन बैठेंगे और फिर भी सरकार अपना फैसला ना बदले तो इसे क्या माना जाए। सोचिएगा जरूर, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन था जिसने एक चिट्ठी लिखकर सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की। साल 2017 में सरकार ने जब सिर्फ मेरिट के आधार पर जूनियर इंजीनियरिंग की नियुक्ति करने का फैसला किया तो सरकार के महकमे में एक ऐसा जिम्मेदार अधिकारी था जिसे ये फैसला गलत लगा। ये अधिकारी था बीएसएससी का चेयरमैन। जी हां, बीएसएससी के चेयरमैन ने 7 जनवरी 2017 को सरकार को यह गोपनीय चिट्ठी लिखी जो ईटीवी के पास मौजूद है। इस चिट्ठी में बीएसएससी अध्यक्ष ने एक तरह से इस अधिसूचना पर सवाल उठाए। बीएसएससी अध्यक्ष का सवाल ये था कि अगर कोई उम्मीदवार आईआईटी से पास आउट हो और उसके कुल अंक 50% ही हो तो क्या वो किसी प्राइवेट संस्थान से उसी कोर्स में 80% मार्क वाले उम्मीदवार से कम योग्य माना जाएगा। बीएसएससी अध्यक्ष ने अपनी गोपनीय चिट्ठी में यहां तक लिखा कि बगैर शिक्षकों वाले संस्थानों से भी 90% वाले उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है। बीएसएससी अध्यक्ष ने इस गोपनीय चिट्ठी में 2011 की वैकेंसी के लिए 2016 में फिर से हुई परीक्षा के कुल नतीजे सामने रखे। इन नतीजों में टॉप 10 उम्मीदवारों के कॉलेज के मार्क्स और सरकार की ली गई परीक्षा में मिले मार्क्स का हवाला दिया गया। आप देख सकते हैं कि टॉप 2 उम्मीदवार को कॉलेज में 86.22% नंबर मिले, लेकिन यही उम्मीदवार नौकरी के लिए दी गई परीक्षा में 600 नंबरों में से सिर्फ 182.2 नंबर ही ला सका और फेल कर गया। कुल मिलाकर टॉप 10 में 8 उम्मीदवार फेल कर गए जिन्हें उनके कॉलेज ने बम्पर मार्क्स दिए थे। बीएसएससी अध्यक्ष ने अपनी गोपनीय चिट्ठी में सामान्य प्रशासन विभाग को यहां तक लिखा था कि 788 उम्मीदवार तो ऐसे थे जिन्हें कॉलेज से 60% से ऊपर नंबर मिले, लेकिन नौकरी की परीक्षा में यही उम्मीदवार 600 में से 100 अंक भी नहीं ला पाया। कुछ उम्मीदवारों को तो माइनस में नंबर मिले। बीएसएससी अध्यक्ष की यह चिट्ठी सरकार की आंखें खोलने वाली थी। इसमें दिए गए आंकड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया बदलने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह दस्तावेज बिहार सरकार की 2017 की अधिसूचना है जिसमें साफ साफ निर्देश है कि इस बार की नियुक्ति में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों नहीं लिए जाएंगे, यानी कि इस बार नौकरी कॉलेज से मिले नंबरों के आधार पर ही मिलेगी। ईटीवी के इस खुलासे के बाद अब सरकार को सोचना है कि क्या सिर्फ एजुकेशनल मेरिट के आधार पर नियुक्ति करना ठीक होगा। इस खुलासे के जरिए ईटीवी का मकसद सरकार या किसी भी अथॉरिटी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है। ऑपरेशन डी में आपने देखा कि कैसे पैसों के दम पर मनचाहे मार्क्स के साथ डिग्री खरीदी जा सकती है। ऐसे अगर लिखित परीक्षा की जगह कॉलेज से मिले नंबरों को नौकरी का आधार बनाया जाएगा तो कितने काबिल जूनियर इंजीनियर पैसे से खरीदी गई मेरिट के आगे टिक पाएंगे।
और सूबे का निर्माण किन हाथों में सौंपा जाएगा? पटना से रवि एस नारायण, ईटीवी न्यूज। चलिए सीधे जुड़ते हैं, किसी त्यागी साहब हमारे साथ सीधे मौजूद हैं, लाइव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुबह ही उनसे बात हुई थी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताई थी, लेकिन जिन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम निकले हैं उन सवालों का जवाब मूलतः सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। हालांकि एक्शन होंगे कैसे होगा, आरोप खड़ा करना और इस तरह की गतिविधियों को पैदा करना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एक अपील के जरिए सरकार उन चीज़ों पर काम करे। त्यागी साहब, सुबह भी आपसे बात हुई थी और अभी भी हम ये जानने की आपसे कोशिश करेंगे व्यवस्थाओं में कहां लोच है, क्योंकि जो भी पार्टियों के अदर नेता हैं, जितना मांझी हैं, अशोक चौधरी हैं, इन सभी से जब हमने बात की तो उस रूट को ये लोग ढूंढ रहे हैं जहां से इसकी शुरुआत होती है। 2007 से सब कुछ बिहार में जो नियमित सेवा में इंजीनियरों की जो नियुक्ति है वो बंद थी। 13-14 साल हो गए। तो इस पीरियड में जितने भी लोग सामने आए हैं, जितने उन्होंने पढ़ाई की है, जितने उन्होंने डिग्रियां ली हैं गलत तरीके से, सही तरीके से, क्या होना, इतनी भीड़ का कैसे आप सरकार मैनेज करने वाली? त्यागी साहब हमें सुन पा रहे हैं? और चलिए तकनीकी खामियां हैं, लेकिन सवाल वही है, जेन्युइन है। सुबह 8 बजे से लेकर लगातार हम बने हुए हैं, 11:27 हो चुके हैं और इसका जो एक व्यापक उत्तर हमें मिलना चाहिए था, सटीक उत्तर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। वो इसलिए भी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी बिहार में नहीं है, वो बाहर हैं और विदेश यात्रा पर हैं, जापान दौरे पर हैं और ऐसे में वो उनके आने का लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्या बयान होता है, उनके सुझाव क्या होते हैं, उसके आधार पर ही पार्टी के अन्य नेता और लीडर्स कुछ बोल पाएंगे। हालांकि केसी त्यागी साहब बड़े लीडर हैं और पार्टी में हम स्थान रखते हैं, इस वजह से भी यह ज़रूरी हो जाता है कि उनसे हम जान पाएँ, पूछ पाएँ और इस निष्कर्ष पर आंशिक तौर पर ही सही पहुँच पाएँ कि आखिर इस पूरे मसौदे में, मसले में क्या कुछ होना है, आगे सरकार क्या सोच रही है। फिलहाल और चलिए रवि एस नारायण के पास चलते हैं। ओवर टू रवि एस नारायण। रवि, क्या कुछ चल रहा है पटना में? विवेक, देखिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल है और यहाँ पे के जो दृश्य दिखा दूँ, यहाँ पे जो छात्र हैं वो धरना पे बैठे हुए हैं और आपको बता दूं कि ये जो जब से ये अधिसूचना जारी हुई है कि सिर्फ अंक के आधार पर परीक्षा होगी, उस समय से ये आज उनका 81वां दिन है जब ये यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो अंक आधारित परीक्षा है वो बंद किया जाए। हम इन छात्रों से ही बात करते हैं कि आप पॉलिटेक्निक पास हैं? जी। आप लोग धरना क्या? देखिए, हम बहुत साधारण मांग कर रहे हैं कि साहब हमारी योग्यता टेस्ट करके मुझे रोजगार दीजिए, हमारी लिखित परीक्षा लीजिए, मुझे नॉलेज है तो मुझे रोजगार दीजिए। सरकार जो ये प्रमाण पत्र देकर अंक आधारित नियुक्ति प्रक्रिया लाई है, बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ने वाले छात्र की कैसा भविष्य होगा। अभी 204 पद पीएचडी डिपार्टमेंट में, 100 पद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। सरकार खुद पूरी मेरिट को देख ले कि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने वाले कितने बच्चे की रिजल्ट हुआ, और जबकि लिखित परीक्षा होता है 100 में 90-95 रिजल्ट हमारा होता है बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों को। मैं पूरा डाटा दूंगा सरकार को, क्या पूरा बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न आयोगों को देखें कि कितनी रिजल्ट आपके बच्चों को है। और हमारे घर में बाहर से जो लोग डिग्री खरीद के ला रहे हैं, डिग्री खुली दरबार लगी हुई है, खुला बिक्री केंद्र बना हुआ। जिस ढंग से ये जो आया है, आप बताइए कि आप पॉलिटेक्निक पास हैं, आप लोग लगातार सरकारी कॉलेज से पास हैं, ये जो नया अधिसूचना लागू हुआ है कि अंक के आधार पर है जो नियुक्तियां होंगी, आप लोग कितना प्रभावित होते हैं? नहीं, हम लोग तो पूरे के पूरे प्रभावित, हमारे किसी लोग को हो ही नहीं रहा नौकरी, हमारे किसी भी बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज वालों को नौकरी हो नहीं रहा है। और सरकार एकदम पूरी साजिश के तहत वैसे लोगों को नौकरी देना चाह रहे हैं जो सरकार के चहेते लोग हैं, सरकार के करीबी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो कि पैसा से डिग्री खरीद के ला रहे हैं। गरीब किसान मजदूर के बेटा मर रहा है। आज मैं 81 दिन से चिल्ला रहा हूं, हमारे 7 साथी आज 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं, सरकार अभी तक देखने नहीं आया। देखिए, ये लोग बच्चे जो हैं वो नाराज है। एक और छात्र हैं, आप भी पॉलिटेक्निक पास हैं? जी हाँ। कितना परसेंट मार्क्स आपको आया था? 77%। 77% सरकारी कॉलेज में? नहीं, मेरा प्राइवेट कॉलेज से था, बट वो SBT के अंदर ही आता है जो बिहार गवर्नमेंट चलाती है। और तो बिहार गवर्नमेंट चलाती है? हाँ। आप टॉपर जो हैं? हाँ, टॉपर्स हैं, हम अपने इंस्टीट्यूशन के टॉपर्स हैं। पर फिर भी हमारी रोजगार की कहीं भी चांसेज हमें नज़र नहीं आ रही है। टॉपर्स होने के बाद और कहीं भी हमारा, हम जहाँ पे 2 बार SSC क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कोई भी ऐसा चांस नहीं दिख रहा कि हमारी रोजगार होगी।
जिस ढंग से अंक के आधार पर जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अंक के आधार पर जो नियुक्ति की नई अधिसूचना आई है, उससे कितना प्रभावित है, क्या क्या आए हैं आपको? हम लोग सर पूरी तरह से प्रभावित हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेधा में विश्वास करते हैं, लिखित परीक्षा में विश्वास करते हैं। अगर ऐसे अंक के आधार पर, तो कल भी जैसा खुलासा हुआ और हर दिन रोज खुलासा होता है, बिहार में बस डिग्री लेकर ही अगर अंक के आधार पर दिया जाएगा अगर किसी को जॉब, तो हम लोग किसी भी छात्र का यहाँ से पढ़ने वालों का नहीं हो। लेकिन एक बात और है कि सरकार कहती है कि प्रक्रिया में इतनी देर होती है कि सालों साल लग जाती है, इसलिए जरूरी है कि जल्दी से नियुक्ति की जाए, आप ही लोगों की नियुक्ति की जाए, इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई। नहीं, पूरी सरकारी जो नियुक्ति प्रक्रिया है सरकार प्रयोजित है। मैं इन चीजों को कहना चाहूंगा। अब सरकार की पूरी कागज देखने के बाद सरकार 7 जनवरी 2010 को अधियाचना भेजता है, आयोग 1.5 साल बाद विज्ञापन जारी करता है, जबकि नियमावली में लिखा हुआ है कि आपको अधियाचना प्राप्त होते ही 1 महीना के अंदर विज्ञापन दे देंगे। नियुक्ति प्रक्रिया 8-8 साल तक कर रहे हैं। आयोग का स्ट्रांग रूम का ताला टूट जा रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है। जो इसमें लोग अपराधी हैं, विज्ञापन में यह चीज साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि पैरवी करने या कराने वाले व्यक्ति यदि पकड़े जाते हैं, उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। वैसे हालात में भी सरकार उन लोगों को एग्जाम बार बार दिला रहा है, बार बार एग्जामिनेशन करा रहा है, बार बार धांधली हो रहा है। ये सरकार प्रयोजित व्यवस्था हो रही है। और चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। किसी त्यागी साहब से सुबह बात हुई थी हमारी टेलीफोनिक, और अभी वो लाइव पर हैं। किसी त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस मसले पर हमारे साथ आने के लिए और बैठने के लिए इस चर्चा में। और मंत्री हमारे साथ, श्रम मंत्री भी मौजूद हैं और हमारे सहयोगी रवीश नारायण भी हमारे साथ हैं। किसी त्यागी साहब, सुबह बात हो रही थी, किसी निष्कर्ष पर इतना जल्दी पहुंचना भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए हम जरा इसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं इस मसले को। और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि 8 बजे से हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर एक अपील जो है वो कारगर तरीके से सामने आए और किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या इस पर इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अपने सुबह के कार्यक्रम में भी बताया था कि इसको लेकर के जी हम लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। और ये जो डिग्री का कारोबार जिसका एक्सपोजर आप लोगों ने किया है, ये काफ़ी सराहनीय भी है और ये आई ओपनिंग भी है। शिक्षा मंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है और जो शिक्षाविद हैं उन्होंने भी अपनी चिंताएं शेयर की हैं। मुख्यमंत्री इस समय विदेश के दौरे पर हैं, वो इन सब चीज़ों में निजी तौर पर प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं। मुझे उम्मीद है आज जब वो लौटेंगे तो कल इस विषय में कोई और बड़ी कार्रवाई होने की भी संभावनाओं से हम इनकार नहीं करते। लेकिन ये जो कारोबार का सिस्टम है, अब इस पर आने वाले समय के लिए संपूर्ण रोक लगे, ऐसी हमारी इच्छा अभिलाषा है। और हम चूंकि पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए कोई अलग से वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं पार्टी के नाते कि जो गठबंधन की सरकार है वो इस मामले को गंभीरता से लेकर के इसकी तह में जाने का काम करे और उसका टोटल एलिमिनेशन करे। बिल्कुल, आप बिल्कुल जो सुबह बात आपने की थी उसे भी आपने रिपीट किया, लेकिन उसमें कई चीज़ें और भी आपने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ी हैं। हमारे साथ श्रम मंत्री भी मौजूद हैं। मंत्री जी, हमें ज़रा ये बताइए कि कैसे इसे बांधने की कोशिश होगी, आप ये बताइए। केसी त्यागी साहब ने साफ तौर पर अपना रुख स्पष्ट किया, व्यक्तिगत तौर पर भी, और पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इससे अलग जाकर कोई बयान दिया भी नहीं जा सकता, लेकिन इच्छा शक्ति अपनी जरूर दर्शाई जा सकती है उन लोगों के लिए जो पटना की सड़कों पर अभी धूप में बैठे हुए आंदोलनरत हैं। नहीं तो विषय स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, किस विषय के संदर्भ में पूछा जा रहा है? मंत्री जी, आपसे सुबह भी बात हुई थी और हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि आपको लाइव करें, और हम विषय बिल्कुल जगजाहिर है 2 दिन से इस विषय को लेकर हम बैठे हुए हैं। फर्जी डिग्री का मामला और बिहार सरकार के उस अधिसूचना की बात हम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जूनियर डॉक्टरों की जो बहाली होगी उसमें रिटेन नहीं होगा और इंटरव्यू भी नहीं होगा। % ऑफ मार्क्स अगर आपके 60 से एबव हैं तो आप आइए और नौकरी कर लीजिए। नहीं, देखिए, अब इस पूरे विषय के संदर्भ में हम लोग भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और विभाग के माननीय मंत्री और विभाग के पदाधिकारी इस पर संज्ञान ले रहे हैं और ज़्यादा बेहतर ढंग से वो इस विषय पर हमको लगता है कि बता पाएंगे, क्योंकि जिस विभाग से जुड़ा हुआ है और हमारे विभाग से संबंधित अगर जो इस तरह का विषय है तो उस पर हम लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको बता पाएंगे।
ठीक है, मंत्री होने के नाते आप इस पर अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि केसी त्यागी साहब कोई मंत्री नहीं है, लेकिन पार्टी नेता के होने के नाते वो एक बड़े लीडर हैं केसी त्यागी साहब, और उन्होंने अपनी बात बहुत ही सहजता से अच्छे तरीके से उन्होंने रखी है। तो हम चाहते हैं कि आप मंत्री होने के नाते, क्योंकि एक प्रभाव होता है, पद का प्रभाव होता है, उस पद के प्रभाव को देखते हुए इसकी व्यापकता और भी बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि एक मैसेज तो जरूर जाना चाहिए। रवि हैं हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आपके साथ जो वहां स्टूडेंट्स बैठे हुए, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उन्हें यह जरूर पता चलना चाहिए कि श्रम मंत्री विजय जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव पर। वो अपने जो सवाल हैं, वो जेन्युइन सवाल हैं, उन तक रख सकते हैं, और तीनों लाइनें हमने खोल रखी हैं ताकि उनके सवाल और जवाब हम सुन पाएं और बीच का रास्ता किसी जगह पर आकर हम एक अच्छा मैसेज दे पाएं। रवि, हमारी कोशिश भी यही है कि जिस ढंग से जो अधिसूचना जारी हुई है, जो अंक के आधार पर परीक्षा कही जा रही है, उसमें एक सुधार लाया जाए। और हमारे साथ जो छात्र हैं उनको बता दें कि हमारे साथ केसी त्यागी साहब जुड़े हुए हैं, श्रम मंत्री भी जुड़े हुए हैं, और आप अपनी जो मांग है उनके सामने रख सकते हैं कि आपकी मांग क्या है, क्या दिखते हैं। सर, सरकार स्तर पर हर साल नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 30 अप्रैल तक रिक्तियों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अधिसूचना जारी कर आयोग को भेजी जाएगी। 5-5 वर्ष 10-10 वर्ष सरकार कभी पता ही नहीं चलता है कि हमारे रिक्तियां हैं। जब मैं आरटीआई लगाता हूं तो मालूम चलता है कि प्रत्येक वर्ष हजारों रिक्तियां हैं। सरकार नियुक्ति के लिए मतलब कहीं कॉन्शियस नहीं है सरकार। अंक आधारित जो नई अधिसूचना और अंक आधारित जो नियुक्ति प्रक्रिया सरकार लाई है, एक पूरी सरकार प्रयोजित है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इतनी बड़ी वैकेंसी को स्टोर कर लिया रिक्त कर करके, कुछ खास लोगों को भरने की तैयारी चल रही है सरकार का। केसी त्यागी साहब, ये गुस्सा, ये उबाल जो है, ये सवाल जो है जिसमें कहा जा रहा है कि ये प्रायोजित तरीके से है, एक आरोप है सरकार के ऊपर, इसका सही जवाब क्या है? आप सुन पा रहे होंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी। कभी सपोर्ट नहीं करेंगे सर। सर, मैंने नहीं, चूंकि मैं ऑन द स्पॉट विटनेस नहीं हूं इस सारे घटनाक्रम का, तो या तो राज्य सरकार के कोई प्रवक्ता या फिर शिक्षा मंत्री जी या फिर हमारी पार्टी के जो स्थानीय प्रवक्ता हैं वो इस विषय पर मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे जी। मैं तो आपको जो अपनी तरफ से जो अपने वक्तव्य बताए हैं कि ये महत्वपूर्ण खुलासे के बाद आप इतना जरूर विश्वास रख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कल आने के बाद इसका संज्ञान लेकर के इसमें कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए जरूर आश्वासन भी देंगे और करेंगे भी। और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में भी ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से इसलिए आई होंगी कि जो ऑपरेशन डी आपका चला है वो बहुत एक्सक्लूसिव है और बहुत ही नैरेटिव है, लिहाजा उसका जो एक्सपोजर है उसको इग्नोर करना हमारे लिए भी संभव नहीं है। और हमारी खुद की भी मंशा है कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म होने के लिए भी आवश्यक है कि अब अनफ इज अनफ, कोई कार्रवाई भी इसमें होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए केसी त्यागी साहब। आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हालांकि जिस भी आधार पर आपने अपने लिमिट से भी आगे जाकर आपने जरूर बोला, लेकिन मंत्री जी हमारे साथ जरूर मौजूद रहेंगे। केसी त्यागी साहब को हमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया है, वो इसलिए भी क्योंकि वो पार्टी प्रवक्ता के तौर पर कुछ भी इस तरह का बयान नहीं दे सकते। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा है कि एक जो पहल ईटीवी की तरफ से ऑपरेशन डी के तौर पर हुई है पार्ट 1 पार्ट 2 को लेकर, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसकी बात जरूर वो रखेंगे। तो केसी त्यागी साहब को तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मंत्री जी आप जरा ये बताइए, जो अभी जो छात्र अभ्यर्थी जो बैठे हुए पटना की सड़कों पर जो लगातार मांग कर रहे हैं और जो सरकार में जो खामियां उन चीजों को बता रहे हैं, विभागवार तरीके से उनके पास वो लिस्ट है जहां वैकेंसियां हैं, लेकिन आरटीआई दायर कर उन वैकेंसियों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। हमें यह क्लियर कीजिए कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट कब तक होगा, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होता? मंत्री जी, जैसे हमने पहले भी बताया कि इस विषय के संदर्भ में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी या पार्टी के प्रवक्ता ये लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे, क्योंकि ये मामला जो संज्ञान में आया है, पदाधिकारी सरकार पूरी गंभीरता से उसको ले रही है और पूरे विषय को जांच परख करके जो जनहित में होगा, जो नियमानुकूल बेहतर होगा, उसको निश्चित तौर पर ये लोग संज्ञान में लेंगे।
ठीक है, विभागवार तरीके से हम जो कहना चाह रहे हैं शायद वो समझ पाने में जरा मंत्री जी को मुश्किल हो रही है, लेकिन रवि, हम कोशिश करेंगे कि जो वहां पर छात्र बैठे, अभ्यर्थी बैठे हैं, वो उन्हें बिल्कुल क्लियर कीजिए कि मंत्री जी आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हालांकि हमारे सवाल पर उन्होंने जरूर कहा कि विभागवार तरीके से देखेंगे, लेकिन जो आंकड़े उनके पास हैं, अभ्यर्थियों के पास जो आंकड़े हैं विभागवार तरीके से, कि कहां वैकेंसियां निकलती हैं, कहां वैकेंसियों को दबा लिया जाता है, इन बातों को डायरेक्ट वो मंत्री जी से पूछें। छात्र से ही हम खुद कहते हैं कि जो मंत्री हैं वो बैठे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं और ये कोशिश होगी कि हम आपकी बात तो वहां तक पहुंचाएं। क्या क्या मांगे हैं आप मंत्री से खुल करके बोल सकते हैं? सर हमारा यही मांग है कि जो भी सर बिहार में या तो संविदा पर या तो रेगुलर जो भी सर जेई का नियुक्ति हो वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे हो सर, ये हमारा पहला मांग है सर। दूसरा कि जो भी हर एक साल सर जितना रिक्तियां आ रही है वो सर हम लोगों को हर एक साल दिया जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों से सर भर्ती नहीं आ रही है। अब बेरोजगारी का सर देख सकते हैं कितना हम लोग के बीच में बेरोजगारी बढ़ा। मंत्री जी बताइए, कोई जवाब है इसका कि रिक्तियां नहीं आती हैं और 4 साल 5 साल 10 साल पर अगर वैकेंसीज आएंगी, और वैकेंसीज आएंगी भी, फिर जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ाई छोड़कर RTI दायर करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद पता जब तक चलेगा तब तक वो डेट निकल जाएगी। तो कैसा सिस्टम चल रहा है? ऐसा नहीं लगता कि आप चाह रहे हैं मंत्री जी, हम आपकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, आपकी इच्छा शक्ति है, लेकिन जो आपका कॉकस जो कनकुनबा है, जो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका है वो कहीं ना कहीं फेल है, ये मानिएगा आप? नहीं, देखिए एक चीज बता दें कि कई नए प्रयोग होते हैं और कई जनहित में फैसला लिए जाते हैं। उस फैसला में जब खामी निकलती है तो उसको बेहतर ढंग से करने के लिए सरकार, शासन प्रशासन के लोग गंभीरता से लेंगे, विचार करेंगे। क्यों नहीं हुआ? हम तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, 2007 से नियमित नियुक्ति इंजीनियर्स की क्यों नहीं हुई? इसका कोई ठोस जवाब है आपके पास तो दीजिए। हम बता रहे हैं कि वहां संज्ञान में लाने से ज्यादा लाभ होता है जिस विभाग से लाभ तो ऐसा हुआ कि 10 साल बीत गए। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। लाभ तो ऐसा हुआ कि 2007 से लेकर 2017 और 18 की बारी आ गई, 10 साल यहां ये क्लियर हो गए। इस बीच में कितने लोग इस मार्केट से आउट हो गए, आपको इसकी खबर है? अगर खबर होगी भी, सुन लीजिए ना, 1 मिनट सुनिए, अगर खबर होगी भी तो क्या संज्ञान लिया गया? लगातार आप ही की सरकार है। नहीं, आपने देखा है कि बहुत सारी खबरें जो आपकी आई है उस पर गंभीरता से कार्रवाई, ये बहुत गंभीर विषय है सर, और मंत्री जी बहुत गंभीर विषय है। जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, गले में माला उन्होंने इसलिए नहीं डाल रखी है, वो नेता नहीं है। जो छात्र पटना की सड़कों पर आपने कोशिश की है, आप 1 मिनट सुनिए ना, आपने कोशिश की है, पूरी गंभीरता से लेगा। आपने, हम तो कह रहे हैं कि हमारे विभाग का आज मामला है, मार्क्स बेसिस का मामला आया था, हमने रिटर्न की मामला को ही प्राथमिकता दिया है और इस तरह की व्यवस्था सरकार के संज्ञान में आया है तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। चलिए, गंभीरता से विचार वाली बात पे ही नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, समय बहुत निकाला आपने और बच्चों की बात को सुना भी आपने। तो एक बड़ा ही गंभीर विषय है, सुबह से लेकर शाम होने को आई है, दोपहर है, और ऐसे में इस विषय को ज्यादा खींचना, बिहार में कहते हैं लम्हार देना, ज्यादा खींचकर जब जहां पर खत्म हो जाता है उससे और भी खींचने की तैयारी में ये बातें टूट जाती हैं। मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है, छात्रों के पास सवाल बहुत सारे हैं। गले में लटकाए हुए जो माला पहने हुए छात्र, वो नेता नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, वो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, अनशन पर हैं और क्या होगा उनके साथ उन्हें भी पता नहीं है। चलिए, इधर धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में बीजेपी की तरफ से उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन जारी है। सुनते हैं रघुवर दास को। विभिन्न जिलों में करीब 1100-1200 करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य, बाकी के राज्य डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का विभिन्न मदों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमने तय किया कि हम इस पैसे का एक भी रुपया इधर से उधर डायवर्ट नहीं करें। जिन क्षेत्रों में कोयला उत्खनन होता है, जिन क्षेत्रों में आयरन उत्खनन होता है, जिन क्षेत्रों में पत्थर होता है, उत्खनन होता है, उन क्षेत्र के आसपास गांव को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो। और उसे निमित्त निरसा में 700 करोड़ जिसकी चर्चा सांसद जी कर रहे थे,
अच्छा, रविंदर पांडे जी भी आ गए। निरसा गोविंदपुर 700, जिसमें करीब 5 ब्लॉक की सारी जनता को पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पेयजल। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीच बीच में बड़ी खबरें आती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन ऑपरेशन डी पार्ट 2 पर लगातार हम बने हैं।